नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग कैप्सूल्स के इस नए वीडियो में। और जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, थंबनेल में भी देख चुके हैं, आरआरबी पीओ 2019 में पूछा गया अनुच्छेद। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते थे ना, क्लॉज टेस्ट पढ़ते थे इंग्लिश में आपके प्रीलिम्स में क्लॉज टेस्ट होते हैं, एग्जाम में होते हैं ना, उसी तरह से हिंदी में अनुच्छेद के रिक्त स्थान की पूर्ति आती है। ठीक है ना, अनुच्छेद जो होते हैं उसमें रिक्त स्थान दिए हुए होते हैं, उनकी पूर्ति करनी आती है हिंदी के पेपर में। जो लगभग 2 पैसेज आप मान के चलिए, 2 पैसेज आपके होंगे, 2 गद्यांश आप बोल लीजिए, पद्य नहीं होगा। ठीक है ना, आपको 2 इस तरह के गद्यांश मिलेंगे जिसमें आपको कहानी की तरह 2 चीजें लिखी हुई होंगी, कम से कम 2 पैराग्राफ होंगे। तो आपके 8 से 10 नंबर आज के लेक्चर में हैं। और आज 2 पैसेज लूंगा मैं इस क्लास में, क्योंकि थ्योरी पार्ट में हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं हिंदी में। जो दो मेन थ्योरी के पार्ट थे वो पिछली क्लासेस में करा चुका हूं, आप जानते हैं वो चीजें। और अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी। शब्दकोश क्रम के जो क्वेश्चन आते हैं वो करा चुका हूं, वाक्यों के प्रकार के मैं करा चुका हूं, और भी जो मुझे लगेगा थ्योरी पार्ट है वो आने वाली क्लासेस में ले लूंगा मैं। और इस वीक से साथ ही साथ हिंदी की आपकी 2 क्लासेस हुआ करेंगी, आपको बता दिया है, टाइम टेबल हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया है। तो दोस्तों, हिंदी में अनुच्छेद जो आता है, तो 2019 में एक जो अनुच्छेद आया था वो इसमें लिया गया है, और दूसरा अनुच्छेद उसी से इंस्पायर्ड बनाया है मैंने। एक अनुच्छेद बिल्कुल जो 2019 में आया था उसके क्वेश्चन अलग होंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, मगर पैराग्राफ पता था। हिंदी के एक महान लेखक कवि हुए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप में से काफी लोगों ने नाम सुना भी होगा बचपन की, अगर स्कूल की किताबें याद करें। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के बहुत बड़े रचनाकार हुए हैं। तो उन्होंने कुछ निबंध लिखे थे, उन निबंधों में से एक निबंध का एक अंश था, वो पिछले साल पूछा गया था। तो मैंने उसी निबंध श्रृंखला का दूसरा निबंध है, उसका एक और निबंध था, उसमें से एक अंश दूसरा पैसेज आप लोगों के लिए बना दिया है। मतलब एक पैसेज लास्ट ईयर इनकी एक निबंध में से आया है, ठीक है, वो पैसेज भी हमने लिया, एज इट इज पैसेज लिया है। और जो दूसरा पैसेज है वो हमने दूसरे उनके निबंध से लिया, क्योंकि अगर उसी टाइप का लेवल आता है तो एग्जाम रिलेटेड लेवल बनाना भी जरूरी होता है। एग्जाम का खाली क्वेश्चन ले लिया वो तो है ही, साथ ही साथ वैसा बिल्कुल क्वेश्चन बनाना भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए दूसरा पैसेज हमारे को करना जरूरी है। तो इस तरह से 2 पैसेज हैं। आई होप आपको मजा आएगा इस लेसन में। देखते जाइए, क्लास शुरू होती है अब। तो आपकी स्क्रीन पे देखो, आपको करना क्या है, आपकी स्क्रीन पे एक पैसेज दिख रहा होगा, आपको आराम से एक पैसेज दिख रहा है पूरा पूरा, ठीक है। तो इस पैसेज में देखिए आप 1 2 3 4 5 5 अलग अलग नंबर दिख रहे होंगे अलग अलग जगह, है ना। उनमें आपको उपयुक्त वर्ड ढूंढना है कि कौन सा शब्द लग सकता है। तो दोस्तों देखिए, इसको एकदम रैंडम नहीं करना, एकदम रैंडम करने मत लग जाना। इस टाइप के पैसेजेस को एग्जाम में आएंगे, एकदम रैंडम नहीं करना। देखो, आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आंसर आप निकाल लेंगे, मैं भी निकाल लूंगा, कुछ 1 2 अटकेंगे, मगर वो जो 1 2 नंबर कम आते हैं ना, इसमें 5 में से 5 ही लाने हैं आपको, 4 3 नहीं लाने हैं, ध्यान रखिएगा। और एक आप क्लास के बाद कमेंट से बताएंगे, आज टोटल 10 क्वेश्चन होने वाले, 5 इस पैसेज में, 5 नेक्स्ट पैसेज में, 10 में से आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है, आप ये बताएंगे। और रोज हम इंप्रूवमेंट देखेंगे आने वाली क्लास में, फिर हम इंप्रूवमेंट देखेंगे आपका क्या क्या स्कोर रह रहा है आने वाली क्लासेस में, ठीक है जी। तो ये पूरी बात है। अब हमको देखना है, टेक्निक सीखते चलना आज सॉल्व करने की। पहले हम एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसकी थीम समझेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर फालतू नहीं होते हैं, अच्छे खासे होते हैं 5 नंबर। उसके बाद हम देखेंगे कि इस पैसेज में हमको कैसे बढ़ना होता है और कैसे ये क्लॉज टेस्ट हम सही करते हैं, किस तरह से हमको आंसर इसमें सही लाने होते हैं, ताकि एक भी प्रश्न हमारा गलत ना हो, 5 के 5 हमारे क्वेश्चन क्या हो, सही हो। सबसे पहला काम क्या करोगे, पैसेज आती ही रीडिंग करनी है। एक रीडिंग करनी है, बहुत ज्यादा डीप में अर्थ नहीं ढूंढने हैं, बस एक बार रीडिंग करनी है ताकि इमोशन, भावना, फील समझ में आए, ठीक है। देखिए, शिवालिक की मैं आपके साथ साथ पढ़ रहा हूं, आप मेरे साथ चाहें तो पढ़ लीजिए। शिवालिक की सूखी खालिस्तान है, पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद्वातीत हैं, अलमस्त हैं। अब शिवालिक कई लोगों ने आप में से सुना होगा, तो आप लोगों को अंदाजा लग जाना चाहिए पहाड़ की सी बात हो रही है ना, हिमालय की श्रेणी है एक। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, शील नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनादिकाल से जानते हैं। इन्हीं में एक छोटा सा बहुत ही फिर रिक्त स्थान है, पेड़ है, पत्ते चौड़े भी हैं, बड़े भी हैं, फूलों से तो ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए नहीं। ये पैसेज वही पैसेज है जो पिछले साल आया था, ध्यान रखिएगा, यही पैसेज आया था लास्ट ईयर। कुछ पूछिए नहीं, अजब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है, लगता है पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानते। पहचानता तो हूं, खालिस्तान पहचानता हूं, लगता है बहुत बार देख चुका हूं। पहचानता हूं उजाड़ के साथी, तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूं। नाम भूल रहा हूं, प्रायः जाता हूं, रूप देखकर प्रायः पहचान जाता हूं, नाम नहीं याद आता। पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर ना हो जाए
तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचारा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया, रूप मुख्य है या नाम, नाम बड़ा है या रूप, पद पहले है या पदार्थ। पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा है, मन व्याकुल हो गया, स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर के कोनों में झांकता रहा। सोचता हूं इसमें व्याकुल होने की क्या बात है, नाम से क्या रखा है, व्हाट्स देयर इन ए नेम। नाम की जरूरत ही हो तो 100 दिए जा सकते हैं, सुस्मिता, गिरिकांता, वन प्रभा, शुभ्र किरीटिनी, मद्दोद्धता, विजितात्पा, अलकाबंतसा, बहुत से नाम हैं। या फिर पौरुष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं, अकुतो भय, गिरि गौरव, कूटोल्लास, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद, कुछ भी। पर मन नहीं मानता। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सैंक्शन कहते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ पैराग्राफ है, आपको क्लियर पता लग रहा है कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम लोग रिलेट कर पाए, हमारे जमाने की राइटिंग ही नहीं लग रही है, ऐसी हिंदी हमको पढ़ने की आदत नहीं है। तो दोस्तों ऐसे में ये होता है कि देखो, एक तो पैसेज हमको पहले पढ़ना होता है ताकि फील आए क्या चीज़ है, कुछ पहाड़, कुछ वृक्ष, कुछ इस टाइप का कुछ कंपेयर किया है, कठिन भाषा लिखी हुई है। अब दोस्तों क्या करना होता है, आप एक एक रिक्त स्थान पे चलिए। अब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना होता है। देखो, सिर्फ आंसर लाने पे मत रखना, आंसर लाना, सॉल्व करना, आंसर लाना, सॉल्व करना, ये कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं होते हैं। हमको चीज सीखनी है, पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है। क्योंकि यूट्यूब पे आपको कोई यहाँ पर पूरा नहीं पढ़ाया जा सकता कि कॉपी किताब की तरह आपको नोट्स दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से हमको कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं। देखिए कैसे। और ऐसा मत समझिए हिंदी में कॉन्सेप्ट नहीं होते। लैंग्वेज बहुत साइंटिफिक चीज होती है, कोई भी लैंग्वेज बनती है ना, बहुत साइंटिफिक चीज होती है। देखिए, शिवालिक की सूखी खालिस्तान पहाड़ियों पर मुस्कुराते वृक्ष द्वंद्वातीत है, पहला वर्ड देखो। अब देखो यहां पर सूखी वर्ड यूज किया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात है। सूखी एक तरह से एडजेक्टिव बोल लो आप, विशेषण की तरह यूज हुआ है। शिवालिक की सूखी ऐसी क्या पहाड़ियां हैं। देखो, सूखी और ऊंची का कहीं कोई मेल नहीं है। सूखी और सघन मतलब बहुत घनी। तो सूखी इसने क्यों लगाया, सूखी के साथ कोई ऐसा वर्ड आएगा जिसका सूखी से रिलेशन हो। सूखी विशालकाय का कोई मतलब नहीं है। सूखी के साथ सिर्फ नीरस आ सकता है जिसमें रस ना हो। सूखी और नीरस आपस में, सूखी नीरस पहाड़ियां, ऐसे बोलते हैं ना कोई, यार बड़ी नीरस बात है ये तो, मतलब इसमें कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब रस नहीं है, कोई मतलब कुछ खुश होने वाली बात नहीं है जिसमें। तो सूखी के साथ सिर्फ नीरस आ सकता है। यहाँ पर आपको भले ही हिंदी ना आती हो, मगर ये सेक्शन ऐसा है अनुच्छेद वाला, पूरे स्कोर कर सकते हैं अगर उसके आसपास के वर्ड, उनके मतलब, उन पे अगर चले जाओगे तो आपको मिल जाएगा। निर्जर तो झरना होता है, वो तो ऐसे हट गया। सूखी झरना पहाड़ियां थोड़ी होती है, निर्जर मतलब झरना होता है, छोड़ दो। सूखी के साथ सघन, सूखी के साथ ऊंची, विशाल का मैच ही नहीं हो सकते। क्योंकि सूखी अगर यूज हुआ है तो उसके पास वाला वर्ड लगभग उसी की प्रॉपर्टी बता रहा होगा। अगर सूखी विशेषण है तो सूखी कैसी सूखी, तो सूखी नीरस पहाड़ियां। आपको लग रहा होगा सर इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं। सर इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं भाई क्योंकि एग्जाम में मैं नहीं होऊंगा। अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है, मगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो दिक्कत होगी। मैं इसलिए कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं कि कैसे इसको पकड़ना है, नाक कैसे पकड़नी है इसकी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसका। मैं किसी नाम नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, आप फटाफट चलो, मगर ये ध्यान रखना डायरेक्ट स्टेटमेंट में मत पहुंचो। एक बार देख लो क्या इन्हीं में एक छोटा सा, बहुत ही, देखो अब देखो छोटा सा, पहली बात तो छोटा सा यूज हुआ है वर्ड। इन्हीं में एक छोटा सा, बहुत ही, अब अगर आपको लगे छोटा सा बहुत ही बड़ा पेड़ तो नहीं हो सकता ना, कि छोटा सा क्यों लगाया। मैं ये कह रहा हूं कि आसपास के जो वर्ड हैं, पहले जो उसके वर्ड यूज हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है, जो विशेषण है उसका, जो एडजेक्टिव अगर आप इंग्लिश समझते हो तो वो चीज जाननी बहुत जरूरी है। अगर छोटा सा वर्ड का यूज हुआ है मतलब यहां कोई बड़ा बड़ा तो नहीं आ सकता ना। छोटा सा के साथ में मतलब कोई छोटेपन की चीज ही आएगी। तो छोटेपन की चीज देखो, छोटा सा के साथ ऊंचा तो नहीं लगाओगे। छोटा सा के साथ सघन, सघन मतलब बहुत घना। छोटा सा बहुत घना क्या होगा, छोटा सा हरा पेड़ है, हरा पेड़ क्या होता है। तो छोटा सा के साथ बहुत भी कोई छोटी सी ऐसी कोई चीज है जिसकी प्रॉपर्टी छोटा सा है, तो मनोरम मतलब सुंदर होता है। छोटा सा बहुत ही सुंदर पेड़ है, छोटा सा पेड़ है, छोटा सा के साथ में ठिगना वर्ड ही लगेगा, क्योंकि छोटा सा, ठिगना मतलब बोना, समझ रहे हो। तो छोटा सा एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके साथ में ठिगना ही लग सकता है। इसीलिए आसपास के विशेषण देखा करो। अगर इसको नहीं देखते, छोटा सा को ध्यान नहीं दोगे, तो आप बोलोगे हाँ छोटा सा बहुत ही मनोरम पेड़ है, छोटा सा बहुत ही सुंदर पेड़ है। सर इसमें क्या गलत है भाई, उसमें गलती नहीं है, मगर एग्जैक्ट सेंटेंस देखोगे ना आपको लगेंगे। देखो जब एग्जाम में आप पेपर करने बैठोगे हिंदी का, तो आपको लगेगा हर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं यार मेरे को।
ये पैराग्राफ आया है पिछले साल, आप समझ रहे हो। आपको लगेगा दो ऑप्शन सही लग रहे हैं, जैसे यहाँ पे ठिगना भी सेट हो जा रहा है, ठिगना अजीब लग रहा है उल्टा, मगर मनोरम ज्यादा सेट होता लग रहा है। आप बोलोगे सर सुंदर पेड़ क्या बुराई क्या है सुंदर पेड़ में? मैं बोल रहा हूँ बेटा सुंदर पेड़ में बुराई नहीं है, बुराई ये है कि यहाँ पर भाई ये जो छोटा सा लगा है ना, वो छोटा सा का तुमने क्या यूज किया, वो छोटा सा वर्ड फिर वो लगाता ही नहीं अगर उसको जरूरत नहीं होती तो। इसीलिए हमको ये चीजें ध्यान रखनी है, आसपास के वर्ड। तो छोटा सा बहुत ही ठिगना पेड़ है, पत्ते चौड़े भी हैं बड़े भी हैं, पत्तों के बारे में बताया, मगर पेड़ तो छोटा है, ठिगना है, ठीक है, बौना पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं मैं आप लोगों के लिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सीधे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के पास में। लगता है पूछ रहे कि क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानते? पहचानता तो हूं। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आप खुद समझ जाओगे। देखो पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानते? पहचानता तो हूं, कॉमा, फिर बोल रहा है पहचानता हूं। देखो एक बार पहचानता तो उसने बोला, मगर दूसरी बार फिर बोला पहचानता तो, इसका मतलब किस लिए बोला होगा? आपको मैं पूछो खाना खा लिया? अरे हाँ खा लिया। दूसरी बार आप सेम चीज क्यों रिपीट करोगे? आप कब करते हो? जब भी आप नॉर्मल, आपकी मातृभाषा हिंदी, आप हिंदी बोलते हैं घर में, आप दो चीज रिपीट क्यों करोगे कोई भी बात बोलते टाइम? जब आप श्योरिटी दोगे किसी चीज की। नहीं भाई, आप पढ़ते हो क्वांट? हाँ सर पढ़ता तो हूं सर। दूसरा वर्ड आपने क्यों बोला? सर श्योरिटी है, आपको श्योरिटी कर रहे हो, बिल्कुल दृढ़ निश्चय से बोलना चाह रहे हो, तो कोई ऐसा वर्ड तीसरे में फिट करो जो एकदम श्योर कर दे उस चीज को। ठीक पहचानता हूं कोई सेंस ही नहीं है, वर्ड को हमेशा फिट करके देख लिया करो उसमें। ठीक पहचानता हूं कभी फिट नहीं होता, हालांकि आप ज्यादातर लोग इसी तरह से करते हो, उसमें वर्ड को फिट करके देख लेते हो। मगर कॉन्सेप्ट ये है कि आसपास के वर्ड्स पे ध्यान देना है और देखना है कि उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे यहाँ पहचानता तो हूं, फिर खालिस्तान, फिर पहचानता हूं, इसका मतलब है श्योरिटी देखनी है। बेशक पहचानता हूं, बिल्कुल श्योरिटी दे रहा है। शायद कोई श्योरिटी वाला वर्ड नहीं है। अवश्य बिल्कुल श्योरिटी वाला है। यकीनन पहचानता हूं, बिल्कुल श्योरिटी वाला है। अब आप बोलोगे सर बेशक लगाऊं, अवश्य लगाऊं, यकीनन लगाऊं, क्योंकि तीनों का सेम मतलब है। और मेरे भाई बहन आप मानो ना मानो, एग्जाम में ये वाली प्रॉब्लम आपके सामने आएगी कि सर इन तीनों वर्ड्स का मतलब तो सेम है, तो सर ये तो दोनों तीनों सही होने चाहिए। बेशक कोई शक ही नहीं है, अवश्य जरूर, यकीनन बिल्कुल यकीन के साथ में, तो सर इनमें से क्या लगाऊं? सर ये तीनों ही तो सही हैं। तब मैं बोलूंगा हमेशा याद रखो उस पैराग्राफ की लैंग्वेज क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट आप मिस मत कर रहे हैं। यहां पर लैंग्वेज देखो, एकदम क्लिष्ट कठिन हिंदी है कि नहीं ये बताओ। एकदम क्लिष्ट कठिन है, मगर बेशक तो उर्दू वर्ड हो गया, यकीनन उर्दू वर्ड हो गया। सही वर्ड क्या हुआ? अवश्य। अवश्य हिंदी का शब्द, एकदम कठिन हिंदी का शब्द है अवश्य, इसीलिए अवश्य ही यूज होगा। बेशक यूज मत करना। उर्दू है, यकीनन उर्दू वर्ड यूज मत करना, क्योंकि उर्दू पूरे पैराग्राफ में और कहीं उर्दू नहीं है, हिंदी थी, कठिन हिंदी एकदम। ये देखो मद्दोदता, विजितातपा, अलका बतंसा, ये सब क्या है? सिर्फ एक जगह वो इंग्लिश की फ्रेज यूज की गई है, एक प्रोवर्ब टाइप की यूज की गई है, बस। उसके अलावा पूरी क्लिष्ट हिंदी है, तो हमारा आंसर भी क्लिष्ट हिंदी में होगा। बात प्लीज याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एज इट इज था लास्ट ईयर, जो बहुत लोगों को गलती करा सकता था, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया है मैंने। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो थर्ड वाला है, ये तो बिल्कुल इस पैराग्राफ का एग्जैक्ट क्वेश्चन था लास्ट ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले गाइडली का एक्सप्रेस वीडियो कोर्स है गाइज। उस दिन भी मैं और यश सर जब एक साथ थे, तब भी बहुत लोगों ने बोला सर प्राइस कम ज्यादा, बच्चों और प्राइस इंक्रीज हो उससे पहले आप ले सकते हैं 2249 रुपीज में। और ध्यान रखिए लर्निंग कैप्सूल्स का कोड लगा देंगे, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सारी लाइव क्लासेस, पेड क्लासेस, वीडियो क्लासेस, सब कुछ मिल रहा है आपको 2249 में। इसके अलावा टेस्ट सीरीज फ्री हो जाएगी आपके लिए, और साथ ही साथ कोर्स की लाइफ टाइम वैलिडिटी तो है ही। और आगे प्राइस बढ़े उससे पहले ले लो, ठीक है, उससे पहले ले लेना। बाद में फिर बोलोगे सर और प्राइस बढ़ गया, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। चलिए हमारे फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं पैराग्राफ के। पैराग्राफ का फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, आगे बढ़ते जाएंगे। मन व्याकुल हो गया, स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर के कोनों में झांकता रहा। देखो ध्यान रखो, स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर, पहली बात उसने किसके पंख फैलाए? स्मृतियों के पंख फैलाए। स्मृति मतलब क्या होता है? यादों के पंख फैलाकर सुदूर। याद आपको किस चीज की आती है? वनों की याद आती है। वनों के कोनों में झांकता रहा यादों के पंख फैला के। भविष्य की याद कैसे आ जाएगी भाई किसी को भी? कंदराओं गुफाओं की याद कहां से आ जाएगी? स्मृतियों के पंख फैलाकर क्या होगा? दुखों की बातें याद करता रहे। भाई यादों से खाली दुखों के कोनों में थोड़ी झांकोगे, अतीत के कोनों में झांकोगे। वैसे ये क्वेश्चन आप सभी ने आई होप कर ही लिया होगा इजीली। अतीत के कोनों में मतलब जो हमारा जो भूतकाल था, जो बातें बीत गई है, जो अतीत है,
उसकी यादों में आप डूब सकते हो। इसलिए यादों यानी स्मृतियों के पंख फैलाकर आप सुदूर अतीत के कोनों में, मतलब दूर जो हमारा जो पास्ट है, हमारा जो भूतकाल है, उसके कोनों में झांकने के लिए ही आप स्मृतियों के पंख फैलाते हो। अगेन सेम बात बोल रहा हूं, आसपास के वर्ड्स में सब कुछ राज छुपे होते हैं, आसपास के वर्ड ढंग से पढ़ लिया करो। स्मृतियों के पंख फैलाकर आप सुदूर अतीत में झांकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। लास्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ का, आई होप आपको पसंद आया होगा। एक पैराग्राफ और इसके बाद जो कि मैंने खुद ने बनाया है, ये आपके पिछले साल का पैराग्राफ था, ठीक है। क्वेश्चन मेरे बनाए हुए हैं मगर अगला पैसेज पूरा मैंने खुद ने बनाया, देखिएगा। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक क्या मिली होती है। अब देखो, नाम इसलिए बड़ा नहीं है क्योंकि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है उसे सामाजिक कुछ मिली होती है। नहीं समझ में आ रहा है यहां तक, और आगे पढ़ते जाओ। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। देखो यहां से आपको बात मिल जाएगी, नाम और समाज की बात हो रही है, यहां भी नाम और समाज की बात हो रही है। नाम क्यों बड़ा होता है? क्योंकि उसे सामाजिक क्या मिली होती है, वही हमको ढूंढना है। और यहां क्या बोल रहे हैं, नाम उस पद को कहते हैं जिसपे समाज की मोहर लगी होती है। मोहर लगी होती है मतलब स्टैंप लग गई, समझ रहे हो? नाम उस पद को कहते हैं। अब देखो, उसे सामाजिक अस्मिता मतलब पहचान। अब आपको लगेगा सर बिल्कुल सामाजिक पहचान मिलती है नाम को, हो सकता है सर। सामाजिक स्वीकृति हो सकता है सर। सामाजिक शरण, शरण तो कोई शरण में क्या, कोई भाग के थोड़ी आयो यार, विभीषण थोड़ी जो रावण से भग के राम के पास शरण लेने आयो। सहानुभूति, नाम को कोई सहानुभूति नहीं मिलती है आपको, कोई दया नहीं करता आपका नाम सुन के कोई। सामाजिक दृष्टि, कोई दृष्टि का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, आप खुद समझ रहे हो, दृष्टि का कोई सेंस नहीं है। सामाजिक कोई शरण दया, कोई नाम से आपको दया नहीं मिलती है कि भाई सर मेरा नाम विवेक है, मुझ पर दया कर दो। क्यों कर दूं भाई, ऐसा क्या है सर? है मेरा नाम सर फलाना भाटी है तो सर मैं आप पे दया कर दूं? बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों करूंगा दया? ऐसा कुछ नहीं होता। बात यह है कि सामाजिक क्या पहचान या स्वीकृति क्या बोलोगे। अब देखो, जिसने आगे तक ये लाइन नहीं पढ़ी होती भाई, वो इस क्वेश्चन को गलत करेगा। वो बोलेगा सर सामाजिक पहचान, पहला ऑप्शन दिख रहा है, सही कर दो सर, टिक कर दो। उसका गलत हो जाएगा क्योंकि आंसर तो सामाजिक स्वीकृति है इसका। एक चीज समझो मेरे भाई बहन, अगर आप सोचते हो खाली 5 शब्द दिए और उन 5 शब्दों को मैं देख लूं और सही कर दूं तो वो आपकी गलती है। भैया बहन ये सोचो ना भाई बात मेरी, कि अगर 5 शब्द दिए हैं तो यार वो 5 शब्द आपको खाली शब्द ही पूछ लेता ना, अगर आपसे 5 शब्दों के बारे में जानना होता। इतना बड़ा पैसेज देने का कारण क्या है कि भाई उस पैसेज का भाव समझ के उन शब्दों को भरना है। तो अगर मुझे यहां तक कुछ नहीं मिल रहा था, एक लाइन छोड़ के आगे दिया हुआ था, नाम उस पद को कहते हैं जिसमें समाज की मोहर या स्टैंप होती है। स्टैंप मतलब क्या होता है? परमिट ग्रांटेड, मतलब स्वीकृति होता है। आंसर पैसेज में था, मगर कई लोग इसको गलत करेंगे और पहचान टिक कर देंगे और माइनस ले आएंगे, जबकि आना चाहिए था 1, आ जाएगा -0.25। सवा नंबर का घाटा इसलिए ना होने दें कि मैंने एक लाइन पढ़ने का आलस नहीं किया था। मैथ्स रीजनिंग में आपको पता है सवा नंबर लाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगर यहां पर एक लाइन पढ़ के एक्स्ट्रा अगर सवा नंबर मिल रहा था, सवा नंबर का फायदा, अगर -0.25 से 1 पे जा सकती हो तो कहां बुराई है भाई। तो इस तरह से पैसेज खत्म होता है। मैं आता हूं मेरे नेक्स्ट पैसेज पे, देखिएगा बड़े ध्यान से, मजेदार है क्योंकि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध से था, तो अगला मैंने उनके किसी दूसरे निबंध से ले लिया है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, यही भाषा आती है। क्या है देखते हैं। पहला काम क्या, एक बार रीडिंग, फास्ट रीडिंग, ठीक ठाक रीडिंग, 2 मिनट लगे, 1.5 मिनट लगे, लगा लो। 5 नंबर का क्वेश्चन है यार। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूं, तो जोड़ लेता हूं, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, खालिस्तान भी जोड़ ही सकते होंगे, इसीलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। मैं तो मुग्ध और विस्मय में मूड होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूं। अब इस शिरीष के फूल का एक उदाहरण लीजिए, ये बड़ा फेमस निबंध है हिंदी का, शिरीष का फूल, उससे लिया गया है। ये बड़ा फेमस शिरीष का फूल नाम का निबंध है हिंदी का, बहुत फेमस निबंध है ये। जो हिंदी को थोड़ा बहुत भी जानते हैं ना, पढ़ा है जिन्होंने, वो जानेंगे शिरीष का फूल बड़ा शानदार एक निबंध होता था हिंदी का जी। और इससे लिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, फेमस निबंधों से क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे राइटर्स के सारे बड़े बड़े निबंध उठा लें। अब इस शिरीष के फूल का उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वे सौंदर्य डुबकी लगातार निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी, विधाता की ओर से, और विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे, उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन, देखो जब रीडिंग करो ना तो सोच लिया करो यार यहां पर क्या वर्ड आपके दिमाग में चल रहा है, एक इंप्रेशन हमेशा आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में भी उस शिरीष पुष्प को देना भूल गए हैं जिसके केसर गंड स्थल तक लटके हुए थे।
और रह गया है शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। कालिदास सौंदर्य के बाह्य खालिस्तान को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भावरस उस अनासक्त कृषिवल की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित इक्षु दंड से कुछ निकाल लेता है। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में है। सुमित्रानंदन पंत को अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि जो आपके जो फेमस हीरो है ना, जो आपको पता है, सुमित्रानंदन, इनको जानते होंगे आप जरूर। ऐसे ही मैं तो एक मिनट बात कर लेता हूँ। अमिताभ बच्चन जी जो है ना, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन थे और वो भी बहुत बड़े हिंदी के कवि रहे हैं। अमिताभ बच्चन का नाम अमिताभ जो रखा था वो सुमित्रानंदन पंत जी ने रखा था। सुमित्रानंदन पंत जी बहुत बड़े कवि हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी है। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, शायद उन्हीं की है, नहीं वो हरिवंश राय बच्चन की है, सॉरी। तो सुमित्रानंदन पंत बड़े अच्छे कवि हुए हैं और अमिताभ बच्चन का नाम इन्होंने रखा था, ठीक है। कविवर रविंद्रनाथ में अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा है, राज्योद्यान का सिंह द्वार कितना ही अम्रभेदी क्यों ना हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ये सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य है। ऐसा ऐसा कुछ पैसेज है। वापस से टफ हिंदी क्लियर पता लग रही है, मगर हमको टफ हिंदी से मतलब नहीं, हमको खालिस्तान के आसपास के शब्द और वाक्यों में ही आंसर मिल जाते हैं। ये मैं आपको हमेशा बता रहा हूं, है ना। चलिए आंसर ढूंढते हैं पहले का। देखो पहले में क्या बोलता है, मैं भी छंद बना लेता हूं, तुक जोड़ लेता हूं, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, भी जोड़ ही सकते होंगे भाई। जब मैं छंद बना लेता हूं, तुक जोड़ लेता हूं, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तो तुक भी जोड़ ही लेते होंगे ना। जब यहाँ छंद और तुक से कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ भी तो छंद और तुक ही होगा मेरे भाई बहन। तो छंद छंद तो दोबारा होगा नहीं, सिर्फ तुक ही आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगर पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो आंसर मिल जाएगा। भाई मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे। सीधी सी बात थी, बिल्कुल ईजी सा था, कोई लॉजिक नहीं था इसमें, बिल्कुल सीधा सट कॉपीड स्टेटमेंट था, आराम से आंसर निकल जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं। सेकंड क्वेश्चन के लिए सेकंड लाइन वहां तक पहुंचो, लाइन तक उसकी। उन्होंने शकुंतला का चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन, रह रहकर, ये देखो जब भी इस टाइप की चीज आती है, रह रहकर मेरा मन मतलब ऐसा हो जाता था, मतलब परेशान, बेचैन, दुख, टेंशन, रह रहकर यार उसकी याद आती थी, मतलब सारी चीज सैडनेस, एक मतलब लो, एक निचला भाव जो होता है ना, निचला भाव जो होता है, एक लोनेस होती है जब व्यक्ति के स्वभाव में, तब वो रह रहकर, कोई रह रहकर खुश नहीं होता, कोई रह रहकर हंसता नहीं है, हंसता खिलखिला के हंसता है, पूरा हंसता है। रह रहकर मतलब थोड़ी थोड़ी देर में, बार बार ऐसा हो रहा था मेरे साथ में, वो होता है रह रहकर। तो रह रहकर उसका मन क्या हो जाता था, वो देखना है हमको। रह रहकर उसका मन विस्मित उठता था। अगर विस्मित आएगा तो आपको पता है रह रहकर उसका मन, उनका मन विस्मित हो उठता था, लगाना पड़ेगा साथ में, विचलित हो उठता था, खिन्न हो उठता था। रह रहकर उसका, उनका मन खीज उठता था, ही उसका आंसर है। ये डायरेक्ट एक मुहावरा होता है, खीज उठना। खीज उठना डायरेक्ट मुहावरा है। मुहावरे आपके सिलेबस में आपको पता होगा। रह रहकर उनका मन रह उठता था तो होगा नहीं, रह रहकर उनका मन खीज उठता था। खीज उठना मतलब होता है, मतलब एक परेशान सा व्याकुल हो जाता है ना जो आदमी, परेशान सा बेचैन जो होता है, परेशान सा दुख जो होता है हल्का सा, तो वो बार बार किसी चीज की बेचैनी होती है, वो होता है खीज उठना। अच्छा मुहावरा है। मुहावरों की जो डायरेक्ट हिंदी आती है, मुहावरों के मैं आपको पढ़ाऊंगा, मुहावरे क्या क्या है सिलेबस में आपके, और कौन कौन से वो करने, कौन कौन से याद करने। मुश्किल से 50 मुहावरे हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां वो पढ़ाने वाला हूं। मगर खीज उठना मतलब ये कि रह रहकर व्याकुल सा, बेचैनी सा, लोनेस जो फील होती है, वो आपकी होती है खीज उठने का भाव। ये था आपका सेकंड। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड के लिए थर्ड पढ़ना पड़ेगा। थर्ड मतलब क्या है, कालिदास, ये रहा थर्ड, आपके लिए दिखा दूं, मैं अंडरलाइन कर दूं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। कालिदास सौंदर्य के बाह्य, देखो बाह्य लगते ही वैसे तो कई लोगों को पता लग जाती है बाहर का क्या, कालिदास सौंदर्य के बाह्य उसको भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। भेद, किसी चीज को भेद कर उसके अंदर पहुंच रहे हो, मतलब वो क्या है, उस चीज का कवर ही हुआ ना। किसी चीज को भेद कर उसके अंदर पहुंच रहे हो भाई। आकार को कैसे भेदोगे, शेप को थोड़ी भेदा जा सकता है कोई भाई। ये वातावरण को भेदना कोई सेंस नहीं है। बाह्य आवरण मतलब कवर, आवरण मतलब क्या होता है, कवर होता है भाई। ये आवरण को भेद कर, बाह्य आवरण को ऐसे भी लिखा जा सकता है संधि करके, और जैसे लिखा गया पैराग्राफ में वैसे भी लिख सकते हैं। तो बाह्य आवरण मतलब बाहर के कवर को भेद के उसके भीतर तक पहुंच सकता हूं। भीतर तक पहुंचने का मतलब ये है कि बाहर की कोई चीज है, उसके अंदर जाना है, तो ऑब्वियसली उसका कवर ही हटाओगे, कवर को भेद कर उसके अंदर तक पहुंचोगे। इसका मतलब कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। चौथे पे चलेंगे।
इस पैराग्राफ के चौथे पे चलेंगे, वो कुछ और मत समझना जी। दुख हो कि सुख, दुख हो कि सुख वे अपना भावरस उस अनासक्त कृषिवल की भांति खींच लेते थे। देखना, दुख हो कि सुख वे अपना भाव रस उस अनासक्त, मतलब जिसको किसी चीज में प्रेम ना हो, आसक्ति ना हो, कृषिवल की भांति खींच लेते थे, जो निर्दलित इक्षुदंड से क्या निकाल लेता है। इक्षुदंड से, निर्दलित इक्षुदंड से मतलब क्या खींच। देखो यहां पर क्या बोला है, दुख हो कि सुख, दुख हो या सुख किसी का भी भाव हो, उसका रस वो किस, उस अनासक्त उसकी भांति खींच लेते थे, एक ऐसे जीव की भांति खींच लेते थे जो इससे क्या होगा, रस ही तो निकालेगा ना, और क्या निकाल पाओगे। दुख हो या सुख इसका भाव रस उसकी भांति खींचते थे, जो इक्षुदंड से क्या निकाल लेता है, रस निकाल लेता है। तान कोई नहीं निकालता, इक्षुदंड से दंड नहीं निकलेगा, दल एक कोई समूह नहीं निकालेगा, ना भाव निकलता, कि भाव तो सुख दुख की बात पहले ही हो रहा है, यहां पे रूप की बात हो रही है। देखो, दुख हो या सुख भावों का रस उस अनासक्त कृषिवल की तरह निकालोगे, उस एक भंवरे की तरह निकाल लोगे, जो कि क्या निकाल लेता है, इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। उसी तरह से वो दुख और सुख से अपना भाव का रस निकाल लेते थे, जैसे इक्षुदंड से रस निकाला जाता है। तो यहां रूप की परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए हम इस पे रस लगाएंगे, ना कि तान दंड दल या भाव लगाएंगे, क्योंकि भाव की बात तो उसने पहले ही कर दी, दुख हो या सुख। भाव का तो कंपैरिजन हो रहा है, और भाव का कंपैरिजन किससे हो रहा है, यहाँ पे रस से हो रहा है। क्लियर बात बताई गई है, भाव का कंपैरिजन किससे हो रहा है, रस से। भाव रस में लिखा हुआ था, भाव का कंपैरिजन क्योंकि रस से हो रहा है, तो क्लियरली मुझे पता लग गया भाव और रस कंपेयर हो रहे हैं, तो यहां भी रस ही आएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। छोटी सी क्लास थी, मगर हमारा काम बड़ा होना चाहिए, क्लास से लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है। देखते हैं, पांचवा है, लास्ट तक जाते हैं। देखो क्या बोलता है, एक सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत में ना ये, तो एक सेंटेंस पहले से पढ़ लेना ज्यादा बेटर रहता है ऐसी जगहों पे, है ना। वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया, असल स्थान तो उसे अतिक्रम करने के बाद यही बताना उसका कर्तव्य है। सारा रास्ता समाप्त नहीं हुआ यहां तक, है ना। वह ये नहीं कहता कि सारा रास्ता समाप्त हो गया, असल मतलब रास्ता समाप्त होने वाला स्थान की बात हो रही है, असल स्थान तो उसे तब मिलेगा जब अतिक्रम, मतलब देखो अतिक्रम और अतिक्रमण दो शब्द होते हैं, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना, आपके शब्दों में डिफरेंस भी कोर्स में है। अतिक्रम होता है जब ये काम करने के बाद, एक यात्रा करने के बाद, एक प्रोसेस से गुजरने के बाद वो चीज होती है अतिक्रम, और अतिक्रमण होता है एनक्रोचमेंट। ठीक है, ये जो कि भाई फुटपाथ पे दुकान लगा के बैठ गए, या फिर आप अपने घर के आगे 3 फुट आपने रैंप बना दी, वो अतिक्रमण होता है। एनक्रोचमेंट होता है, वो होता है अतिक्रमण, की 3 फीट आपने आगे दीवार निकाल दी, या आपने आपके पड़ोसी और आपके भाई भाई में बनती नहीं है और आपने आधा फीट दीवार आगे खींच दी, वो अतिक्रमण होता है। कि किसी की चीजों पर जबरदस्ती हक जमा लेना, वो होता है अतिक्रमण। अतिक्रमण और अतिक्रमण से डिफरेंस करना सीख जाना, क्योंकि दोनों वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये चीजें क्लास में बता रहा हूं, जो लास्ट तक रुक के क्लास पूरी देखते हैं, समझते हैं, उन्हीं को ही बातें पता लगेंगी, अदरवाइज इन चीजों को थ्योरी के रूप में नहीं पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्लास के बीच में शब्द आते रहेंगे, आप सीखते चले जाएंगे और आपके नंबर आएंगे डेफिनेटली। तो असल कौन सा स्थान उसे पूरी यात्रा वगैरह करने के बाद ही मिलेगा, यही बताना उसका कर्तव्य है। और मुझे कैसे पता लगा फाइनल किसी स्थान की बात हो रही है, क्योंकि लिखता है कि वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया है। असल फाइनल स्थान, सारा रास्ता समाप्त असल में कब होगा भाई, यहां तो उसने क्या बोला, असल रास्ता समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। तो असल रास्ता समाप्त होता है वो कौन सा स्थान होता है, लक्षित स्थान, अंतिम स्थान। आगम्य तो वो होता है जहां से शुरू होता है, ये तो स्टार्टिंग होता है, जहां से आप आए हो वो होता है। असल गंतव्य स्थान, जहां तक आपको जाना है। लक्षित स्थान, अंतिम स्थान, निर्धारित स्थान नहीं होता है, गंतव्य स्थान होता है, जहां पर आपको जाना होता है। लक्ष्य फाइनल जो होता है आपका, वो होता है गंतव्य, जहां पहुंचना है। तो असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम के बाद ही मिलेगा, ये बात यहां पर बोली गई है। तो ये थे 5 क्वेश्चन। आई होप आपको पैराग्राफ पसंद आए होंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, पिछली क्लास की पीडीएफ आज रात तक मिल जाएगी आपको, और इसकी पीडीएफ अगली क्लास से पहले मिल जाएगी। और शेड्यूल में टेलीग्राम ग्रुप पे भेज चुका हूं, जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया कर सकते हैं। सीधा एक ही नाम है, आपको पता ही है, सीधा। बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है हमारे, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज टेलीग्राम पे सीधा सर्च बॉक्स में जाके इतना लिख देंगे, लर्निंग कैप्सूल्स लिखना, कैप्सूल मत लिखना, लर्निंग कैप्सूल्स लिख दोगे, तब भी आप हमारे ग्रुप पे पहुंच जाओगे। वहां पे पूरा शेड्यूल है आज इस वीक की पूरी क्लासेस का। कल आपकी डीआई की क्लास होने वाली है, तो मिलते रहें क्लासेस में, सीखते चलें, सिलेक्शन लेके मानेंगे, लगे रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।